दादू प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर उन्होंने जाना है तो ड्राइवर के साथ चली जाए। मोहसिन ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा तो सुल्ताना बेगम गुस्से वाली निगाहों से उसे देखने लगी। मोहसिन, जाओ इन दोनों को छोड़ कर आओ। तुम में बच्चियों को जरा इस ड्राइवर के साथ नहीं मैं भेज सकती। सुल्ताना बेगम गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली। तो मोहसिन अजीब सा मुंह बनाने लगा। दादो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ ना। इन्हें भेज देना ड्राइवर के साथ, कुछ नहीं होता। वैसे भी तो सारा दिन घर से बाहर घूमती रहती हैं। मोहसिन ने इस मर्तबा दादी की तरफ नहीं बल्कि अनाया की तरफ देखा, जिसको बिल्कुल तैयार खड़ी थी और उसके साथ मीरब भी मुंह फुलाए खड़ी हुई थी। अनाया की दोस्त की शादी थी और वो ही मीरब को अपने साथ लेकर जा रही थी। मोहसिन, बस, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। उन्हें आगे की देर हो रही है। जाओ, छोड़ कर आओ और उसके बाद आराम करना। सुल्ताना बेगम ने आखिरी फैसला सुनाया तो मोहसिन बेचारे को उठना ही पड़ा। वो अभी अभी ही तो ऑफिस से वापस आया था और अभी तक उसने चेंज भी नहीं किया था। वो मुंह के जाविये बिगाड़ता हुआ केबल से कारी की चाबी लेता हुआ बाहर की तरफ गया तो अनाया और मीरब भी उसके पीछे पीछे चल दी। भाई, आप हमें लेने भी आ जाइएगा। फंक्शन रात तक होगा तो हम कैसे अकेले वापस आएंगे? मीरब बोली तो मोहसिन को मजीद गुस्सा आ गया। मैं छोड़ने जा रहा हूँ, यही गनीमत समझ लो। मैं लेने के लिए नहीं आऊंगा, भले तुम्हें वहीं पर रहना पड़ जाए। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला तो अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मीरब, उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं सुंदर से कह दूंगी, वो हमें अपनी गाड़ी में ही घर भिजवा देगी। अनाया की बात मोहसिन ने सुन ली थी और इस वक्त उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा छा गया था। उन दोनों को किसी गैर मर्द के हवाले तो नहीं कर सकता था ना, मगर फिर भी वो कुछ ना बोला और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। वो दोनों पिछली सीट पर बर्जमान थी। गाड़ी राजपथ हाउस से निकलकर बाहर सड़क पर दौड़ती जा रही थी। 15 मिनट के अंदर ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सारा रास्ता ही वो मुंह फुला कर आया था और अनाया को तो उस पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। जब फ्री हो ना तो मुझे कॉल कर देना, यूं मुंह उठाकर किसी के साथ ना आ जाना। जब वो उतरने लगी तो वो तंजिया लहजे में बोला, नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भी आ सकते हैं। वो तो आज दादी ने जबरदस्ती की, इसीलिए तुम्हारे साथ आना पड़ा, वरना तुम्हारे साथ आने का मुझे कोई शौक नहीं है। अनाया बोली तो मोहसिन बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने सोच लिया कि वो यहीं पर खड़ा रहेगा और इन्हें लेकर ही जाएगा। उसे ये गवारा नहीं था कि वो दोनों किसी गैर मर्द के साथ आए। वो दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई और वो गाड़ी में बैठा उनका इंतजार करने लगा। अनाया और मोहसिन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो हर वक्त ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन कभी कभार मोहसिन को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई खालीपन सा है जो अनाया को देखे बगैर भरता नहीं है। अगर वो दिन में उसे 2-3 मर्तबा ना देखे तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगता था, मगर आज तक इस बारे में कुछ समझ नहीं पाया था। वो लड़ाई झगड़े में ही बस अपनी जिंदगी गुजारते जा रहे थे। उसे बाहर खड़े तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन अभी तो बस सिर्फ फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था। मेहंदी का फंक्शन था जो रात के तक चलना था। 11 बज चुके थे। मोहसिन ने बहन के नंबर पर कॉल की, मगर वो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। शायद शोर की वजह से वो कॉल की आवाज नहीं सुन पा रही थी। वो बेचारा खड़ा रहकर थक चुका था, फिर घर आ गया। उसने सोचा कि इसे मीरब जरूर कॉल करेगी, फिर वो उन्हें लेने के लिए चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस बेचारे ने तो ऑफिस से आने के बाद खाना भी नहीं खाया था। वो खुद ही किचन में आकर खाना गर्म करने लगा। खाना वगैरह खाकर वो अपने कमरे में आ गया। अभी तक मीरब की कोई कॉल नहीं आई थी। उसने उसे मैसेजेस भी किए थे कि जब भी उन दोनों को आना हुआ तो वो इसे कॉल कर दे, लेकिन उसने अभी तक कॉल नहीं की थी। वो अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। न जाने कब उसकी नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई और वो नींद की वादियों में खो गया। 2-3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो जैसे उसने मोबाइल पर वक्त देखा तो 1:30 बज रहे थे। इतना वक्त देखकर वो फौरन ही बेड से उठकर बैठा और मीनू को कॉल्स पे कॉल्स करने लगा, मगर वो अब भी इसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मोहसिन उसी वक्त ही अपने कमरे से निकला और मीरब के कमरे की तरफ चल दिया ताकि देख सके कि वो वापस आ गई है या नहीं। मीरब के कमरे का दरवाजा बंद था और अनाया के कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं था और लाइट भी ऑफ थी। तो वो समझ गया कि वो दोनों आ चुकी है। अब उसके जहन में एक खिचड़ी पकने लगी थी कि आखिर
वो किसके साथ आई है? फिर वो सोचते-सोचते अपने कमरे में आ गया। नींद तो उसे वैसे ही आई हुई थी। उसने सोचा कि सुबह ही उठकर मीरब से पूछेगा कि वो दोनों किसके साथ आई थी। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, सिवाय मीरब और अनाया के। वो रात देर से वापस आई थी, इसीलिए अभी तक उनकी आंख नहीं खुली थी और वो उन दोनों के उठने का इंतजार कर रहा था कि पूछ सके। ये तो उसके लिए एक अना का मसला बन गया था कि वो पूछने के लिए बेताब था। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो ऑफिस जाने से पहले ये पता लगाना चाहता था, इसलिए वो ऊपर पहुंच गया। मीरब के कमरे का दरवाजा तो अब भी बंद था। वो तो अब भी नहीं उठी थी, इसलिए उसे मजबूरन अनाया के कमरे में जाना पड़ा। जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में कंघा कर रही थी। फौरन से वो बेड की तरफ भागी और दुपट्टा कांधों पर फैलाने लगी। तमीज नहीं है तुम्हें? इस तरह किसी के कमरे में आते हैं क्या? वो गुस्से से खा जाने वाली निगाहों से उसे देखते हुए बोली। तो मोहसिन का मूड बिगड़ गया। वो कुछ और पूछने आया था, मगर अब उसका इरादा बदल चुका था। वो लंगे लंबे डाक बढ़ता आगे बढ़ा और उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहो, वरना। वो इससे आगे कुछ न बोल पाया और अगले अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? वो किसी शेरनी की तरह उस पर दहाड़ने लगी थी। तुम सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों मेहंदी से किसके साथ वापस आई थी? वो इस बात को गोल मोल करता हुआ अपने मकसद की तरफ आ चुका था। तुमसे मतलब? चाहे हम जिसके साथ भी आए। वो अब भी बेइंतहा गुस्से में थी और उसका गुस्सा उसके चेहरे से वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें और गुस्से की वजह से इस वक्त लाल अंगारा हो रही थी। उसकी बात सुनकर जो मोहसिन पहले ही गुस्से में था, मजीद गुस्से में आ गया और आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथ में पकड़ लिया। और उसका मुंह सख्ती से पकड़ा था और वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर गुस्से से उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो कि ये क्या तमाशा है। मगर उसका मुंह उसके हाथ में था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। अगर आइंदा तुम किसी और के साथ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात याद रखना, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। वो सख्ती से उसका मुंह छोड़ता हुआ वहां से चला गया, पर वो आंखों में नमी लिए सोचने लगी कि आखिर इस पागल को क्या हो गया। वो कभी भी उस पर इस तरह का हुक्म नहीं चलाता था, लेकिन आज वो ना जाने उस पर ऐसा हुक्म क्यों चला कर गया था। वो अपने कमरे में आया और हर चीज तहस नहस करने लगा। उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था और इस बात की उसे आग लगी हुई थी। और वो खुद भी सोच रहा था कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों उसकी इतनी परवाह कर रहा हूँ। मगर इस बात का जवाब उसके दिल में छुपा था और इस वक्त वो दिमाग से सोच रहा था, फिर जवाब कहाँ से मिलना था। अब उसका मूड इतना बिगड़ चुका था कि उसका ऑफिस जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसी वक्त जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को वो कॉल करने लगा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और वैसे भी वो किसी के यहाँ काम नहीं करता था। दफ्तर उसका अपना ही था, जिसे वो बड़ी ठाठ के साथ चला रहा था। मीरब और अनाया दोनों ही नीचे आ चुकी थी और अब दोनों ही नाश्ता कर रही थी। अनाया, क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मीरब नाश्ता करते हुए बोली तो वो जिसका मूड वाकई में बहुत ज्यादा खराब था, एकदम से चिल्लाने लगी। मीरब, समझा लो अपने भाई को। मेरे ऊपर ज्यादा धौंस जमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कोई इसकी गुलाम हूँ जो मैं उसकी हर बात मानूं? वो बोले जा रही थी और मीरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनाया, हुआ क्या है? क्या कह दिया भाई ने अब तुमसे? उन दोनों के दरमियान हमेशा यही झगड़े रहते थे, इसीलिए मीरब पूछ रही थी कि अब इन दोनों के दरमियान झगड़ा किस बात पर हुआ है। ज्यादा हुक्म चला रहा था और पूछ रहा था कि हम रात को किसके साथ आए थे। उससे क्या, हम जिसके साथ भी आए, हम कोई छोटी बच्चियां हैं? अनाया ने बोला तो मीरब को चुप लग गई। यार, तुमने भाई को बताया तो नहीं ना कि हम सुंदस के भाई के साथ आए थे? अगर भाई को पता चल गया ना तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे और मेरा तो घर से निकलना ही समझो बंद हो जाएगा। मीरा परेशानी के आलम में बोली तो नफी में सर हिलाने लगी। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, और तुम भी कुछ मत बताना। वो दोनों आपस में राजो नियाज कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि पीछे मोहसिन राजपूत खड़ा गुस्से बड़ी निगाहों से उनकी बातें सुनते उन्हें देख रहा था। उनका रुख दूसरी तरफ था। वो किचन के दरवाजे के करीब खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके हाथ में पानी का जग था
वो अभी-अभी अपने कमरे से पानी लेने के लिए किचन में आया था। उसे गुस्से से वो जग फर्श पर फेंका तो शीशे का जग हज़ारों टुकड़ों में बँट गया। शोर की आवाज़ सुनते वो दोनों पागलों की तरह घबराकर पीछे मुड़कर देखने लगी। जैसे ही मोहसिन को देखा तो मीरब का सांस ही खुश्क हो गया। वो उसका भाई था और उससे बड़ा भी था। उस पर पूरा हक रखता था। लेकिन अनाया रिलैक्स सी बैठी थी। वो उसे घास भी नहीं डालती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती थी बेटी। और माँ बाप के जाने के बाद वो माँ के साथ ननियाल आ गई थी और बचपन से यहीं पर रह रही थी। तो ये भी उसका अपना ही घर था। वो लंबे लंबे रग बढ़ता आगे है और उस पर चिल्लाने लगा। मैंने तुम लोग से कहा था ना कि मुझे कॉल कर लेना, तो फिर क्यों नहीं की कॉल? वो गुस्से के आलम में बोल रहा था। मीरा बेचारी थर थर कांप रही थी। उसे तो पहले ही बड़ी मुश्किल से आगे पढ़ने की इजाजत मिली थी। मोहसिन को मंजूर नहीं था कि उसकी बहन लड़कों वाले कॉलेज में पढ़े, लेकिन बड़ों के दबाव की वजह से उसने इजाजत दे दी थी। और अनाया तो उसकी बात ही नहीं सुनती थी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम कोई तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है जो तुम्हारी बात माने। तुम भी तो अपनी मर्जी से आते जाते हो, तो हम आ गए तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया है? मीरा चुप खड़ी थी, लेकिन अनाया उसकी बातों का जवाब देने लगी थी। उसकी बातें मोहसिन के दिल को जला रही थी। उसका दिमाग फटने लगा था। मीरब जो डरी हुई थी फौरन से वहां से भाग गई, लेकिन अनाया वहीं पर खड़ी मर्दाना वार उसका मुकाबला करने लगी। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना गति से खींच लूंगा मैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अवाला लड़के के साथ आने की? वो इसके करीब आता हुआ बोला तो इसे हाथ से धक्का देकर दूर कर दे। ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है, और मैं आऊंगी, 1000 बार आऊंगी। जो करना है कर लो। वो ये कहती हुई फौरन से किचन से निकल गई और वो गुस्से से अपने सर के बाल मुट्ठियों में जकड़े रह गया। जितना फुदकना है ना फुदक लो, मैं देखता हूँ अब तुम कैसे घर से बाहर निकलती हो। तुम्हारी पढ़ाई बंद ना करवा दी तो मेरा नाम भी मोहसिन राजपूत नहीं। वो गुस्से से खुद कलामी करने लगा था। फिर फौरन से अपने कमरे की तरफ चल दिया। वहां जाकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो गैर मर्द के साथ कैसे आ सकती है। उसे जितना ज्यादा गुस्सा मीरब पर था, उससे कहीं ज्यादा अनाया पर था। वो अपनी गलती तस्लीम ही नहीं कर रही थी। और फिर जब भी वो अनाया को देखता था तो उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती थी, जिसे वो आज तक नहीं समझ पाया था। वो सारा दिन ही कमरे में रहा और सोचता रहा कि उन दोनों की पढ़ाई कैसे बंद करवानी है। शाम की चाय पर जब सब लोग लॉन में बैठे चाय एंजॉय कर रहे थे, तो इसने अपनी बात छेड़ दी। पप्पो, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी, फूफो की जान बोलो, क्या बात है? रजिया बेगम बड़े प्यार से बोली। वो हमेशा ऐसे ही मोहसिन के को दामाद की नजर से ही देखती आई थी और हमेशा बेटी को समझाती थी कि उससे इज्जत से पेश आया करे। रजिया बेगम ने आज तक बेटी को तो ये नहीं बताया था कि उनके क्या इरादे हैं। बस वो दबे लफ्जों में उससे यही कहती थी कि उसके सामने वो तमीज से रहा करे। फूफो, आपको पता है ना कि रात को ये दोनों किसके साथ आई हैं? ये सुंदस के भाई के साथ वापस आई थी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मीरब को मैंने समझा दिया है, मगर अनाया मेरी बात नहीं सुन रही है। आप उसे समझा दीजिए, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। वो बोला तो रजिया बेगम गुस्से भरी निगाहों से बेटी को देखने लगी। अनाया ने उनसे कहा था कि वो सुंदस की बाबा के साथ ही आएगी, इसीलिए वो खामोश हो गई थी। अनाया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अनाया और मीरब भी वहीं पर बैठी थी। अम्मी, वो मैं तो वो अनाया के घबराहट के मारे उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। अपनी माँ की दिल से इज्जत करती थी और उनके सामने जुबान लड़ाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। अनाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझे सच भी तो बता सकती थी ना। रजिया बेगम ये तहा गुस्से के आलम में बोल रही थी। रजिया, बस कर दो, बच्ची की जान लोगी क्या? जो हो गया सो हो गया, आइंदा वो ख्याल रखना, ठीक है? सकीना बेगम बोली तो मीरब और अनाया को कुछ सुकून आ गया। वो दिल की नरम थी और उन्हें अनाया बड़ी अच्छी लगती थी। वो इनकी नन की बेटी थी। बचपन से ही वो इनके घर में रह रही थी और थी भी इतनी खूबसूरत कि उन्हें कैसे पसंद ना करती। अम्मी, आप तो हमेशा उन दोनों की साइड लेने लगती हैं। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ये मेरे अलावा किसी के साथ कहीं नहीं आई जाएंगी। ड्राइवर से भी मैं कह रहा कि वो सिर्फ आप लोगों को ही जहाँ होगा लेकर जाया करेगा। इन दोनों को मैं खुद ही लेकर जाऊंगा। आजकल का जमाना ठीक नहीं है।
मोहसिन समझदारी से बात कर रहा था और मीरा खामोशी से सुन रही थी और अनाया को आग लगी हुई थी। वो फौरन से वहीं पर चाय का कप छोड़ती हुई चली गई। तो मोहसिन दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। वो अपने मिशन में कामयाब हो गया था। वो पढ़ाई की बात करने वाला था। दादो, मैं तो कहता हूँ कि इनकी पढ़ाई भी बंद करवा देनी चाहिए। बस इतना पढ़ ली है काफी है। बाहर रहकर ये खुदसर होती जा रही है। मोहसिन ने पढ़ाई की बात की तो सुल्ताना बेगम नफी में सिर हिलाने लगी। नहीं बेटा, लड़कियों की तालीम भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि लड़कों की। बस इन दोनों का ये आखिरी साल ही तो है रहता। उसके बाद फटाफट इनके हाथ बस पीले कर दूंगी। सुल्ताना बेगम मुस्कुराते हुए बोली तो सब ही मुस्कुराने लगे। मीरब शर्मा कर फौरन ही वहां से भागी। मीरब और अनाया दोनों ही हम उम्र थी, लेकिन मोहसिन उन दोनों से 7-8 साल बड़ा था और पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस संभाल रहा था। अनाया ने अपने कमरे की हालत खराब कर दी थी। एक भी चीज उसकी जगह पर नहीं थी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने अपनी फेवरेट चूड़ियां भी तोड़ दी थी, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि मोहसिन का गला दबा दे, जो दिन ब दिन उसके रास्ते तंग करता जा रहा था। मोहसिन राजपूत में भी अनाया राजपूत हूँ। मैं बताऊंगी तुम्हें कि तुमने किससे पंगा लिया है। वो गुस्से में खुद से ही बातें करने लगी थी और इसके जहन में फौरन से एक प्लान आया और वो इस पर अमल करने का सोचने लगी। वो अपने कमरे से निकली और साथ वाले कमरे में घुस गई। साथ वाला कमरा मोहसिन का था और इससे साथ वाला कमरा नीरब का था। वो कमरे में गई और इधर से उधर कोई खास चीज ढूंढने लगी। वो ड्रेसिंग टेबल की दराज खोल कर देख रही थी। अचानक उसकी निगाह एक बॉक्स पर पड़ी तो इसे लेकर अपने कमरे में भाग गई। वो जानती थी कि इसमें इसकी फेवरेट घड़ी है। वो इसे आते साथ ही अपनी अलमारी में छुपा कर कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपना लहजा नॉर्मल कर लिया था। वो अपने लहजे से ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो कुछ करके आई है। वो जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी तो वो ऊपर आ रहा था। उसे देखकर मोहसिन के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मोहतरमा, तुम क्या समझती थी कि तुम अपनी मनमानी कर लोगी? अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुम तो मेरी मर्जी के बगैर इस घर से भी नहीं निकल पाओगी। मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। वो तंजिया हंसी के साथ बोला तो अनाया भी चोट करने से बाज नहीं आई। मिस्टर मोहसिन राजपूत, आपने गलत जगह हाथ डाल लिया। मैं भी अनाया राजपूत हूँ। अब देखो तुम्हारा कैसे जीना हराम करती हूँ। वो ये कहती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गई। मोहसिन को उसकी बात पर गुस्सा नहीं आया था। वो जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। घर वाले उसी की बात मानते थे। वो घर का इकलौता मर्द था। बाप के जाने के बाद उसने बिजनेस संभाल रखा था और इस घर में दादों के बाद उसकी ही चलती थी। वो अपने कमरे में आया और लैपटॉप खोल कर बैठ गया। जो ऑफिस का काम करने लगा था। खाना खाने का उसमें दिल नहीं था, इसलिए काम करने के बाद वो वहीं पर सो गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई और आज उसे ऑफिस भी लाजमी जाना था। शॉवर वगैरह लेने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। उसे बहुत ज़्यादा परफ्यूम पसंद था। वो हमेशा तेज परफ्यूम ही इस्तेमाल कर किया करता था। परफ्यूम लगाने के बाद उसने जैसे ही दराज खोलकर घड़ी निकालना चाही तो उसके मुंह पर 12 बज गए। वो दराज की चीजें उलट पुलट करके देख रहा था। घड़ी कहाँ गई मेरी? वो खुद कलामी करते इधर उधर ढूंढ रहा था, मगर उसे घड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। उसे पूरे कमरे की तलाशी ले ली मगर घड़ी कहीं भी नहीं थी। उसे ऑफिस से लेट हो रहा था, इसलिए वो घड़ी पहने बगैर ही बाहर आ गया। अम्मी, क्या आपने मेरी घड़ी कहीं देखी है कि मैं पिछले महीने दुबई से लाया था? वो नीचे आकर फौरन से माँ से घड़ी के बारे में पूछने लगा। बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखी। तुम कहाँ किसी को अपने कमरे में जाने देते हो? और मुलाजमत से सफाई भी मैंने अपनी निगरानी में ही करवाई थी। तुम अच्छे से देखो, वहीं कहीं होगी। सकीना बेगम ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा, नहीं अम्मी, मैंने सारा कमरा देख लिया है। मेरी घड़ी कहीं भी नहीं मिल रही। प्लीज घड़ी ढूंढ दीजिए ना। वो बहुत खास घड़ी थी। आपको तो पता है वो कितनी महंगी थी। वो चाय का सिप लेते हुए बोला, जो सकीना बेगम हाँ में सर हिला गई। अनाया जो डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, उसके चेहरे पर अचानक से हंसी आई, जो मोहसिन ने भी देख ली थी। सकीना बेगम उसे नाश्ता देने के बाद किचन में चली गई थी। तुम्हें किस चीज की हंसी आ रही है?
वो अजीब-सा मुँह बनाकर बोला, तो संजीदा लहज़ा बनाकर चुपचाप ही नाश्ता करने लगी। आज मीरा अपने कॉलेज नहीं जाना था, बल्कि अनाया ने अकेले ही जाना था। नाश्ता करने के बाद वो उठकर वहाँ से चला गया, तो अनाया भी उसके पीछे-पीछे आ गई। वही इन दोनों को कॉलेज छोड़ा करता था। पहले कभी-कभार वो ड्राइवर के साथ चली जाया करती थी, लेकिन अब तो सुल्ताना बेगम ने उसे सख्ती से कह दिया था कि उन्हें मोहसिन के साथ ही जाना है। वो पिछली सीट पर बुर्जुमान हुई और ड्राइविंग सीट संभाल गया वो। गाड़ी राजपूत हाउस से बाहर निकल गई। चुपचाप वो पिछली सीट पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और मोहसिन गाहे बेगाहे एक नज़र मिरर पर डालकर पीछे बैठी हसीना को भी देख लेता। वो इतनी हसीन थी कि किसी की भी उस पर निगाह नहीं टिकती थी। लेकिन एक मोहसिन था जो हर वक्त उससे लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी वजह सिर्फ मोहसिन की रोक टोक और गुस्सा नहीं था, बल्कि दोनों तरफ से ही बराबर का रद्द-ए-अमल था। वो भी तो हर वक्त उसे न जाने क्या क्या सुनवाती रहती थी। उसे कॉलेज छोड़ने के बाद वो ऑफिस आया। आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। दोपहर को वो अपने कॉलेज से उसे लेने के लिए आ गया था। वो दोपहर में घर लंच करने के लिए आता था। आते वक्त भी उसने आपस में कोई बात नहीं उन्होंने की थी। घर पहुंचकर अनाया फौरन से अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। सुबह वाली बात उसे अभी भी नहीं भूली थी। वो खुश हो रही थी और वो समझ रही थी कि उसने उसे तंग करके रख दिया है। उसने सोचा कि वो 2-3 दिन घड़ी अपने पास रखने के बाद दोबारा उसके कमरे में रख आएगी, ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसे हो क्या गया है। उसने सामने पड़ी चीजें पर नजर नहीं डाली थी। 2-3 दिन बड़े आराम से गुजर गए। उन दोनों का कोई आमना सामना ना हुआ। अनाया 2-3 दिन घर पर ही पढ़ाई करती रही थी। उनके मदर मिड टर्म्स होने वाले थे, इसलिए वो घर पर तैयारी करना चाहती थी। दोपहर का वक्त था। उसने सोचा कि वो घर पर नहीं है, इसलिए उसकी घड़ी वापस रखा। वो घड़ी वाला बॉक्स उठाकर उसके कमरे में आ गई। घड़ी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखकर उसकी परफ्यूम कलेक्शन चेक करने लगी। उसे भी परफ्यूम बहुत ज्यादा पसंद थे, मगर उसके पास इतने थे नहीं जितने मोहसिन के पास थे। एक परफ्यूम को अपनी कलाई पर छिड़क कर सूंघ रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसके आने का वक्त हो चुका है। धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर आता दिखाई दिया। उसे अपने कमरे में देखकर उसे बेइंतहा गुस्सा आ गया। ये जैसे उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी घड़ी के बॉक्स पर गई, तो वो किसी खतरनाक शेर की तरह उसकी तरफ देखने लगा। ये तुम लेकर गई थी ना? उसने आगे बढ़कर उसे कंधों से दबोचते हुए कहा, तो वो नजरें झुका गई। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो ये नहीं चाहती थी कि वो ये देख ले, लेकिन अब वो देख चुका था। हाँ, मैं लेकर गई थी। तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुम ही अपनी मनमानी कर सकते हो? मैं तुम्हें तंग करना चाहती थी, बस इसीलिए लेकर गई थी। वो पीछे हटते हुए बोली तो वो 2 कदम मजीद आगे हो गया। उसके दोनों हाथों को दीवार पर वो पिन करते गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगा। वो अपने हाथ छुड़वाना चाहती थी, मगर अब तक नाकाम थी। ज्यादा शौक है ना मेरी चीजें अपने पास रखने का, तो खुद ही मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मैं मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। तो वो हैरान रह गई। मोहसिन को खुद भी हैरानी हो रही थी कि न जाने वो क्या बोले जा रहा है। आज वो खुद पर सब्र नहीं कर पा रहा था। और उसे एक ब्लैक कलर के ड्रेस में देखकर तो वो कुछ और ही सोचने लगा था। आज तक उसने ये कभी भी नहीं सोचा था। जब उसकी जुबान पर आ चुका था, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो बोली तो मोहसिन को गुस्सा ना आया, बल्कि उसे गुस्से में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैंने कल दादू के मुंह से सुना था। वो कह रही थी कि तुम्हारी और मेरी शादी होनी है, तो बस जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वो झूठ बोल रहा था। उसने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। बस आज से वो 2-3 साल पहले ही उसने अपने बाप के मुंह से सुना था कि उसकी शादी फूफो की बेटी से होगी। इसीलिए वो झूठ बोल रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। अब छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो गुस्से से कह रही थी और मोहसिन लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर ना छोड़ूं तो फिर क्या कर लोगी? वो इसे अपने करीब करता हुआ बोला तो वो नजरें झुका गई। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा था और ना कभी उसके इतने करीब आई थी। उसकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगी थी। वो बाजू छुड़ाने की कोशिश करके थक चुकी थी।
उसकी आंखों में नमी देखकर मोहसिन के दिल को अजीब सा होने लगा। तो उसे फौरन से उसका हाथ छोड़ दिया। ये जो तुमने न जाने क्या क्या सोच रखा है ना, इसे निकाल दो अपने दिमाग से। मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो आखिर में कहती हुई वहां से भाग गई। मोहसिन सच में गुस्से में आ गया। अब तो वो उसकी जिद बन चुकी थी। पहले तो उसने जज्बात में आकर ही उससे कह दिया था, लेकिन अब वो गुस्से में आ गया था। कुछ देर तो वो अपने कमरे कमरे में ही गुस्सा करता रहा था। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो सोचने लगा कि आखिर क्यों क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा है। सारे जमाने की लड़कियां मोहसिन राजपूत पर मरती थी। वो खानदान भर की लड़कियों का क्रश था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर अनाया में ऐसा क्या है। अनाया में वो है जो इस दुनिया में किसी लड़की में नहीं। तुम उससे मोहब्बत करते हो और उसी से ही शादी करोगे। अपने दिल की बात में दिल में मत रखो। सब घर वालों से कहो। देर मत करो। उसका दिल बार बार उससे कह रहा था। जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा आईने में अपनी शक्ल दिख रहा था, उसका दिमाग भी उससे यही कह रहा था कि इसी अकड़ू लड़की से बदला लेना चाहिए। दिलो दिमाग की सुनकर उसने फैसला कर लिया कि वो जल्दी इस मामले को इंजाम तक पहुंचा देगा। उसकी मोहब्बत बेचारी अब पुस्से की भेंट चढ़ने लगी थी। भले वो उसे अपनाना चाह रहा था, लेकिन अब उसकी मोहब्बत एक साइड पर हो गई थी और बदला हचकूले लेते वो उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर गया था। वो इसी वक्त अपने कमरे से निकला और दादू के कमरे में पहुंच गया। वो जाए नमाज पर बैठी जोहर की नमाज अदा कर रही थी। जोहर के बाद ही लंच होना था। जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए पोते की तरफ देखने लगी। ये आज सूरज कहाँ से निकला था? आज मेरा बेटा मेरे कमरे में आया है। तो उसके माथे का बूसा लेते हुए बोली तो वो मुस्कुराने लगा। दादू, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो बोला तो सुल्ताना बेगम सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। दादू, मुझे बाबा ने कहा था कि मेरी शादी अनाया से ही होगी। मैं चाहता हूँ कि बाबा की बात पूरी कर दी जाए। वो बोला तो सुल्ताना बेगम खुशी से पागल हो गई। वो भी तो यही चाह रही थी ना। लेकिन उनकी बेटी और बहू कहती थी कि अभी अनाया पढ़ रही है। ठीक है बेटा, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें खुशखबरी दूंगी। बस तुम शादी की तैयारी करो। वो बोली तो मोहसिन के दिल में छुपी हुई मासूम मोहब्बत उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगी। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उसे जल्द ही पा ले। लेकिन अगले लम्हे उसकी अना का हमला हुआ। तो वो तंजिया हंसी हंसने लगा। वो सोच रहा था कि जब वो उसके पास आएगी तो इसे इतना जज करेगा कि उसका जीना ही हराम कर देगा। दादी के कमरे से निकलकर वो डाइनिंग एरिया की तरफ चल दिया। उसकी माँ और फुप्पो मुलाजमा के साथ खाना लगवा रही थी। मीरब शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और अनहाय अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रही थी। वो खाना खाने के लिए नीचे नहीं आई थी। उसे सोच लिया था कि वो आज ही अपनी माँ से ये बात करेगी कि उसे उससे शादी नहीं करनी। अगर उन लोगों ने उस पर जबरदस्ती की तो वो अपनी जान ले लेगी। हनाया ने आज तक उसे इस निगाह से नहीं देखा था। अगर देखती तो शायद पसंद भी कर लेती। एक चॉकलेटी हीरो था जिस पर सारी दुनिया की लड़कियां मरती थी। लेकिन बचपन से ही वो एक दूसरे से बस जकड़ते आए थे। बस इसीलिए वो उससे पसंद होती जा रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो दादी के कान भर चुका है। खाने के दौरान ही सुल्ताना बेगम ने मौका देखकर बहू और बेटी से बात कर ली। तो माँ के हुक्म पर खामोश हो गई और कह दिया कि जैसे आपकी मर्जी। वो खुशी खुशी ही दफ्तर वापस आया था। खाना खाने के बाद रजिया बेगम बेटी के कमरे में पहुंच गई। वो चाहती थी कि आज उसके कान में ये बात डाल देनी चाहिए। उन्होंने अपने भाई को इसी वक्त जुबान दे दी थी जिस दिन उनके यहाँ अनाया की पैदाइश हुई थी। उन्होंने आकर अनाया से वही बात की तो हत्थे से ही उखड़ गई। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं इस बंदर से शादी नहीं करूंगी। अगर आपने मुझ पर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो बोली तो रजिया बेगम की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें अपनी बेटी और अपनी तरबियत पर इतना तो यकीन था कि वो उनका मान रख लेगी। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो भी अफसरदा हो गई। अम्मी, आप ऐसे तो मत करें। इस तरह मुझे परेशानी होगी। प्लीज, आप मेरी बात समझे। उसकी और मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं होती। वो इनका हाथ थामते हुए बोली तो वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वा के, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बेइज्जती हो या मैं रहूं? तुम तो अपनी मनमानी कर लो।
ना भाभी और अम्मी के सामने तो मैं ही झूठी साबित होंगी ना। और भाई साहब को मरने के बाद मैं क्या ही वो दिखाऊंगी कि मैंने उनके वादे की लाज ही ना रखी। वो इमोशनल हो गई थी। अम्मी, प्लीज आप ऐसी बातें मत करें ना, मेरे लिए इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। वो रोंदी हुई आवाज के साथ बोली तो रजिया बेगम बेटी की तरफ देखने लगी। बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम अपना इनकार वापस ले लो। मोहसिन अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। बस अब मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनने वाली। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हें अपने मरे हुए बाप की कसम, तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। ये कहते हुए रजिया बेगम वहां से चली गई और अनाया बेचारी सर थामे रह गई। बाप के नाम पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपने बचपन के वो यादगार लम्हात भी आज तक याद थे जो उसने अपने बाप के साथ गुजारे थे। उसकी उम्र उस वक्त महज 10 साल की थी जब उसका बाप उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। तब से उसकी माँ ने उसकी माँ और बाप तो माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी। इससे सोच लिया था कि वो करवा घूंट पी लेगी और बाद में मोहसिन को इतना जज करेगी कि वो खुद ही से छोड़ देगा। वो सारा दिन अपने कमरे में रही और रात का खाना भी ना खाया। उसकी माँ कई मर्तबा उसे कहने के लिए आई थी, मगर फिर भी वो ना आई। रात का ना जाने कौन सा पहर था, उसे बहुत ज्यादा भूख ने सताया तो किचन में आ गई। वो अपने लिए खाना गर्म कर रही थी कि अचानक से उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वो फौरन से चीख उठी। वो कोई और नहीं बल्कि मोहसिन था, जो दांत निकालते हुए उसके सामने खड़ा उसे दिख रहा था। उसने बिना सोचे समझे फौरन से जोरदार थप्पड़ मोहसिन के मुंह पर लगाया तो उसकी हंसी दब कर रह गई। वो वहां से जाने लगी, लेकिन मोहसिन ने उसका हाथ थाम लिया और सख्ती से उसे खींचता हुआ अपने करीब कर गया। इस बार वो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से उसे देख रहा था। उसे पहले तो गुस्सा आया था जब उसने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन फिर एक मर्तबा मोहब्बत का जज्बा उस पर हमलावर हो गया। अनाया डर रही थी कि कहीं वो इस पर हाथ ही ना उठा दे। वो मुसलसल नीचे देख रही थी और वो उसके कपकपाते होठों को दिख रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी उससे निकाह कर ले। अनाया मैडम, मैं उस थप्पड़ का बदला तो तुमसे शादी की रात दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाए कह रहा था। अनाया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी आम शख्स के लिए नहीं बल्कि मोहसिन राजपूत की गिरफ्त में थी, जिसने आज तक एक दिन भी जिम जाने का नागा नहीं किया था। इसीलिए वो अपना हाथ छुड़वाने में नाकाम रही थी। अनाया का दिल भी धड़कने लगा। उसकी इतना करीब थी कि अनाया की गर्म सांसें मोहसिन को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी और वो इस वक्त मोहब्बत के नशे में धुत था। वो इसका हाथ नहीं छोड़ रहा था और वो नजरें झुकाए हुए थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसका गला ही दबा दे। उसका दिमाग उससे कह रहा था कि अभी भी वक्त है, शादी के लिए इनकार कर दो। लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती थी और ना ही उनकी तरबियत पर उंगलियां उठवाना चाहती थी। वो खानदानी लड़की थी जिसे अपने खानदान की इज्जत बहुत प्यारी थी। जब मोहसिन ने उसे जी भर के देख लिया तो फिर उसका हाथ छोड़ दिया। वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गई और वो मुस्कुराता हुआ ये सोचने लगा कि कब इस पर हलाल होगी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल आया। जब उसे किचन में देखा तो उसकी तरफ आ गया था और अब वो सोच रहा था कि चाय बना ले चाय बनाकर। वो लॉन में आ गया और सर्दी के मौसम में गर्म चाय की सिप लेने लगा। उसके जज्बात भड़क रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि अभी अभी निकाह ख्वाह को बुलाए और निकाह करके उसे अपने अंदर समो ले, लेकिन उसके लिए अभी बहुत वक्त रहता था। वो सोच रहा था कि आखिर उसे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। जब से उसकी शादी की बात हुई थी तो उसके जज्बात उससे काबू में ही नहीं आ रहे थे। सुबह ही मीडिया के जरिए अनाया को एक खबर मिल गई थी कि 2 दिन बाद उनकी मंगनी की रस्म होनी है, फिर 6 माह बाद शादी होगी। मीरब तो उसे ये खबर देने के बाद चली गई और अनाया फूट फूट कर रोने लगी। वो ये मंगनी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोच लिया कि मंगनी के बाद वो कुछ ऐसा करेगी कि वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा। 2 दिन बाद वो बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और वो 2 दिन पड़ लगाकर उठ गए। घर की बड़ी औरतों ने यही सोचा कि अपनी मंगनी करवा लेते हैं, उसके बाद जब अनाया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो तब भी शादी करवाएंगे। आज मंगनी का दिन था।
अनाया के कमरे में उसकी मंगनी का जोड़ा आया हुआ था, जो उसकी ममानी लेकर आई थी। शाम को मंगनी की रस्म रखी गई थी और बस करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। मोहसिन को यह मंजूर तो नहीं था, वो तो डायरेक्ट शादी करना चाहता था, लेकिन दादी की बात उसे माननी ही पड़ी और वो अपने कमरे में खुशी से नहाल हो रहा था और खुद ही उसके लिए मंगनी की अंगूठी लेकर आया था, जिस पर मेहरून रंग का एक बड़ा सा नग था। वो जानता था कि उसे मेहरून कलर पसंद है, इसलिए ये अंगूठी उसने पसंद की थी। सारा दिन वो खुशी से नहाल होता रहा और वो अपने कमरे में आंसू बहाती रही। शाम का वक्त हुआ तो मीरब उसे तैयार करने के लिए कमरे में पहुंच गई। वो रो रही थी और मीरब उसे तैयार कर रही थी और समझा भी रही थी कि मोहसिन भाई बहुत अच्छे हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगी तो तुम्हारी सारी बदगुमानी भी दूर हो जाएगी। बस जरा सख्त हैं, लेकिन तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के नाम से तो अनाया को नफरत ही होने लगी थी। वो समझ गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे तंग करने के लिए, बदला लेने के लिए ही शादी कर रहा है। वो तैयार होकर बाहर आई तो सारे मेहमान आ चुके थे और मंगनी की रस्म अदा होने लगी। जब मौसी ने अंगूठी उसकी उंगली में डाली तो उसका दिल उलझ कर रह गया। जैसे ही मोहसिन ने उसका हाथ छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। आज उसे उसके लम्स से अजीब सा महसूस होने लगा था। शायद उसके जहन में ये ख्यालात बनने लगे थे कि अब उसका हो गया है, और यही सोच सोच कर उसका दिल धक धक कर रहा था। वो खुद भी सोच रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। अक्सर उसकी दोस्ती कहती थी कि उन्हें मोहसिन पसंद है। वो इस पर रश्क करती थी कि वो एक ही घर में रहते हैं, मगर वो इस बात को कभी अहमियत ही नहीं देती थी और हर वक्त उनसे यही कहती रहती थी कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों की बातें सुन सुनकर एक दो मर्तबा उसने गौर से देखा था और बस देखती ही रह गई थी। वो किस्म की फिल्म के हीरो से कम नहीं लगता था और उसकी पर्सनालिटी तो क़यामत का मंजर थी। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस, ऊपर फिरोजी कलर की जैकेट पहने हुए थी। वो फिरोजी कलर की शलवारें में मलबूस थी। अनाया ने भी उसे अंगूठी पहनाई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद नहीं पहनाना चाह रही थी। उसने माँ से कहा भी था कि वो उसे अंगूठी पहना दे, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था और समझ रहा था कि वो शर्मा रही है। इसीलिए उतनी इतना उसे फोर्स किया कि वो अंगूठी भी पहनाने पर मजबूर हो गई थी। अंगूठी पहनाने के बाद वो फौरन वहां से भाग गई थी। सब मुस्कुराने लगे थे और सब यही समझ रहे थे कि वो लड़की है, इसलिए इतना शर्मा रही है। मीरब भी उसके पीछे पीछे गई और दो चार खानदान की और लड़कियां भी उसके कमरे में पहुंच गई थी और वो सब उसे छेड़ रही थी और वो चेहरे पर मस्नुई मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। जो वो उसके कमरे से चली गई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेहमान अब जा चुके थे और मौका देखते ही मोहसिन उसके कमरे में आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे रोता हुआ देखकर मोहसिन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अभी उससे अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं कहेगा और बस उसे शादी तक ऐसे ही धमकाए रखेगा। ये क्या रोना धोना लगा रखा है तुमने? तस्वीर बहाना बंद करो, वरना अभी के अभी निकाह कर लूंगा। वो उसे धमकी देने लगा तो वो गुस्से में आ गई। निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? देखना इन 6 माह में मैं क्या कर करती हूँ। वो बोली तो मोहसिन का दिमाग ही घूम गया। अचानक से उसके दिमाग में ये डर बैठ गया कि कहीं वो ऐसा वैसा ही ना कर ले। वो बिना कुछ बोले उसके कमरे से बाहर निकल गया और फौरन से नीचे आ गया। ड्राइंग रूम में उसकी माँ, फूफो और दादी बैठी चाय पी रही थी और मंगनी के फंक्शन के बारे में डिस्कस भी कर रही थी। मुझे अभी और इसी वक्त निकाह करना है। अगर आप लोग अभी मेरा निकाह नहीं करवा सकते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दुबई चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वो आते साथ ही चीखते हुए बोला तो उन्हें हैरत का झटका लगा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें 6 माह इंतजार करना होगा, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवाई जाएगी। सुल्ताना बेगम ने कहा तो नफी में सर हिलाने लगा। आपने कहा था, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी के अभी फ्लाइट बुक करवा रहा हूँ और आप जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ मैं वही करता हूँ। उसकी बात सुनकर तीनों खवातीन बहुत ज्यादा डर गई थी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी अभी तो निकाह नहीं हो सकता ना। तुम हमें 2-3 दिन का वक्त तो दो ताकि निकाह के इंतजामात वगैरह हो सके।
और मेहमानों को भी तो बुलाना होगा ना। सुल्ताना बेगम बोली तो वो कुछ सुकून में आ गया और उसकी बात मान ली गई थी। उसने कह दिया था कि जुमा को ही उसका निकाह होगा और आज बुध का दिन था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी बात मानी थी। वो जानती थी कि वो जिद में आकर कुछ भी कर सकता है। वो अपने कमरे में फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मोबाइल पर उसकी तस्वीर देख रहा था जो मीरब ने उन दोनों की एक साथ ली थी। वो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो तस्वीर में ही उसे चूमते चूमते नहीं थक रहा था। बस मेरी जान, एक दिन मेरे बगैर गुजार लो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा। हनाया बेचारी इर्द गिर्द से बेगाना अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक चुकी है। सुबह जब वो उठी तो कमरे में सफाइयां चल रही थी और उसकी दादी ड्राइंग रूम में बैठी मेहमानों की लिस्ट बनवा रही थी। वो हैरान हुई कि आखिर घर में क्या होने वाला है। दादू, ये आप किस चीज के लिए लिस्ट बनवा रहे हैं? क्या कोई फंक्शन है घर में? वो मासूम से लहजे में बोली तो सुल्ताना बेगम मुस्कुराने लगी। बेटा, कल तुम्हारा निकाह है। मैंने सोचा कि मंगनी के लंबे चक्रों में नहीं पड़ते, बस सीधा ही निकाह करते हैं। सुल्ताना बेगम मुस्कुराते हुए बोली तो उसका दिमाग घूम गया। वो फौरन से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके पूट पूट कर रोने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे बिना बताए ही वहां से आ गया था और ये कांड कर दिया था। वो जिसने सोच रखा था कि इन 6 माह में उसे खुद से इतना बदसन कर देगी कि वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा। अब पूट पूट कर अपने फैसले की नाकामी पर वो आंसू बहा रही थी। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो आंखें साफ करती वहां पर से आई। उसे सोचा कि शायद मीरब होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर मोहसिन खड़ा था। उसे देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद करने लगी थी, मगर मोहसिन ने एक हाथ से धक्का दिया तो दरवाजा खुलता गया। अब उसके कमरे में खड़ा था। उससे दरवाजे पर कुंडी लगाती थी और वो पीछे होती जा रही थी। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसकी आवाज कांप रही थी और वो डर भी रही थी। वो अब इसकी मलकियत थी और कल ही उसका निकाह भी होना था। वो 2 कदम पीछे हटी तो मोहसिन 2 कदम उसके करीब आ गया। उसे इस तरह परेशान होता देख मोहसिन खुश हो रहा था कि जिस दिन वो उसे असल बात बताएगा तो वो कितनी खुश होगी। वो नहीं जानता था कि बात को मजीद बिगाड़ा है। तुम क्या समझती थी कि तुम जान छुड़वा लोगी मुझसे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। बस एक दिन की बात है, फिर तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था और अनाया का दिमाग घूम रहा था। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर वो वैसे का वैसा अकड़ कर खड़ा था। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। वो नाजुक सी लड़की अपने नाजुक से हाथों से उसे पीछे धकेल रही थी, मगर वो सीना ताने खड़ा था। उन दोनों की जुबान बस इतना ही फासला था कि उनके जिस्म एक दूसरे से टच नहीं हो रहे थे। मोहसिन ने उसके गालों को छुआ तो वो शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गई और आंखें मूंद गई। मोहसिन उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कोई इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कुछ देर वो उसका दीदार करता रहा और फिर उसके कमरे से बाहर निकल आया। उसके जाते ही वो जमीन पर बैठकर पूट पूट कर रोने लगी। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ खुद ब खुद ही होता जा रहा था। वो इतनी परेशान थी कि उसका सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। वो दिन भी गुजर गया और अगला दिन आ गया। जुमा के बाद उन दोनों का निकाह होना था। आज सुबह ही मीरब और उसकी ममानी उसके लिए निकाह के एक हसीन जोड़ा लेकर आई थी। सफ़ेद रंग का जोड़ा जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था। इंतहाई हसीन था। मोहसिन ने भी अपनी शेरवानी सफ़ेद रंग के लिए ली थी। उस पर भी गोल्डन कलर का नफीस काम किया गया था। वो सारा दिन ही अपने कमरे में बेताब रहा। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि अभी के अभी निकाह करवा ले और जुमा का वक्त हुआ तो मेहमान भी आना शुरू हो गए। जुमा नमाज के बाद उनका निकाह होना था। सब लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए गए थे क्योंकि इतनी अचानक इतना सब कुछ हो सकता था। मेहमान भी हैरान थे कि 2 दिन पहले वो मंगनी से होकर गए थे और आज निकाह की खबर आ गई थी। सब समझ रहे थे कि शायद दूल्हा इतना बेसब्रा हो रहा है कि उससे इंतजार नहीं हो रहा, और सच भी यही तो था। लेकिन अनाया समझ रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे तड़पाना चाहता है।
और उसे ज़िंदगी अजीरन करना चाहता है। वो अपने कमरे में बिल्कुल तैयार बैठी थी। अभी-अभी ब्यूटी पार्लर वाली लड़की उसे तैयार करके बाहर गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना जायज़ा ले रही थी। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सोच लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। थोड़ी देर बाद मीरब आकर उसे नीचे ले गई। सारे मेहमान आए हुए थे। आयना ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था, जिस पर बड़ा-बड़ा मोहसिन की दुल्हन लिखा हुआ था। वो मोहसिन के साथ सोफे पर बैठी थी और निकाह ख्वाने निकाह पढ़ा रहे थे। वो कांपती आवाज़ के साथ बड़ी मुश्किल से कबूल है कह पाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर तो मोहसिन के दिल में लड्डू फूटने लगे थे। उसे कबूल कर चुकी थी। उसके बाद मोहसिन ने भी अपनी रजामंदी दी थी। वो कांपते हाथों के साथ अब निकाहनामे पर साइन कर रही थी। निकाह होते ही हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी थी। खाना वगैरह खाने के बाद मेहमान अपने घरों को चले गए। मगरिब का वक्त था। घर के ही लोग रह गए थे। मीरब उसे भाई के कमरे में बिठा आई थी और वो खुद बाहर आ गई थी। जब उसने देखा कि वो उसे इसके कमरे में बिठा तो आई है, तो वहां से जाने लगी, मगर उसकी दादी ने उसे रोक लिया और उसे बड़ी बड़ी नसीहतें करने लगी। वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और फिर उनकी बात मुकम्मल होने के बाद वो कमरे में पहुंच गया। अब रात के 8 बज चुके थे। उसने सोचा कि पहले उसे इतना तंग करेगा कि वो जब रोने वाली हो जाएगी फिर उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। वो कमरे में दाखिल हुआ और चेहरे पर मस्नूई गुस्सा सजा लिया। दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और गले से हार नोच कर एक तरफ फेंक दिया। वो नेट के बारीक घूंघट के अंदर से उसकी ये हरकतें देख रही थी। उसे इस तरह करता देख उसका दिल धक धक करने लगा। वो इतना डर रही थी कि उसका दिल चाह रहा था कि अभी वो यहाँ से भाग जाए। उसने उसे इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था, जो अब वो जानबूझकर या तो उसे दिखा रहा था। और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो गुस्से से दहाड़ा तो वो जो चेहरे पर घूंघट डाले बैठी थी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा करेगा। वो आगे बढ़ा और उसे हाथ से पकड़कर नीचे बेड से उतारा। वो जिसका घूंघट अब उसके चेहरे पर भी नहीं रहा था। खूबसूरत आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और वो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? यही चाहती थी ना तुम? जाओ, अब आजाद हो तुम। हो गया मेरा बदला पूरा। वो उसे हाथ से खींच कर एक तरफ करता हुआ खुद बेड पर बैठ गया। अनाया का दिल किरची किरची हो गया और उसकी निकाह में थी। अब उसे निकलने का कह रहा था। वो एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वो एक करवा घूंट पी लेगी और मजबूरन उसके साथ अपनी जिंदगी भी गुजार लेगी। मगर अब उसकी बातों का दिल उसका जला रही थी। उसकी अना को ये गवारा नहीं था कि वो वहां पर रुके। उसका कमरा साथ ही था। वो भागकर अपने कमरे में जा सकती थी, लेकिन उसके कदम मन भर के हो गए थे। वो रो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो इस वक्त कमरे से निकली तो इसकी माँ और दूसरे घर वाले यही समझेंगे कि उसने ही कुछ गलती की है। उसका दिल चाह रहा था कि वो इससे इज्जत की भीख मांग ले, लेकिन उसकी अना को ये मंजूरी नहीं था। वो बहुजल कदमों के साथ जैसे ही दरवाजे की तरफ आने लगी तो मोहसिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन से उसके पीछे भागा। वो अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ा तो मोहसिन ने उसे खींचकर अपने हिसार में ले लिया। वो उसकी बाहों में फड़फड़ाने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो इससे कह रहा था, वो बस रोए जा रही थी। फिर अचानक ही उसकी बाहों में जुड़ गई तो मोहसिन के हाथ पांव फूलने लगे। वो बेहोश हो गई थी। वो उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। वो उसे उठाकर बेड तक लाया और उसे बेड पर लिटा दिया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसका मजाक उसे ही महंगा पड़ गया था। वो ये सब नहीं चाहता था। वो तो बस उसे तंग करना चाहता था। उसने फौरन से पानी का गिलास पड़ा और हाथ से उसके ऊपर पानी छिड़कने लगा। वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। जब तीसरी मर्तबा उसने पानी छिड़का तो वो आंखें खोल गई। उसकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। जैसे उसे होश आया तो वो बेड से उतरकर जाने लगी तो मोहसिन ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसे गले से लगाए बैठा था। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक नाकाम रही थी। अनाया, मैं तुम्हें
दिलो जान से चाहता हूँ और मैंने अपनी पसंद से तुमसे निकाह किया है। मेरा बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। प्लीज़ रोना बंद करो ना। वो उसे समझा रहा था और वो तो बस रोई जा रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि वो झूठ ही बोल रहा है। मोहसिन ने उसे खुद से जुदा किया और उसका हाथ सहलाने लगा। अनाया अब कुछ खामोश हो गई थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो सच बोल रहा है या झूठ। अनाया, मुझे तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तंग करना चाहता था। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। वो उसे हाथों का बोसा लेते हुए बोला तो वो छीन कर रह गई और उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मोहसिन ने सुख का सांस लिया। अरे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है तुम हंसी तो सही। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला तो वो शर्म के मारे कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गई। आपने तो जो मुझे डरा ही दिया। अगर आज मैं आपके कमरे से निकल जाती तो फिर कभी भी वापस नहीं आती। वो धीमी आवाज के साथ बोली तो मुस्कुराने लगा। मैं कौन सा तुम्हें कमरे से निकलने देने वाला था? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं, जो आज की रात खराब कर देता। वो उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बोला तो शर्मा गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। हनाया ने उसे बड़े गौर से देखा तो बहुत ज्यादा उसे अच्छा लग रहा था। सफेद और गोल्डन शेरवानी में वो वाकई किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। अब उसे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी और वो खुश हो रही थी कि वो शहजादा उसके नसीब में आया है। जब से उसने सुना था कि वो उससे मोहब्बत करता है तो वो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। क्योंकि लड़कियां इतनी ही मासूम होती हैं। जब उन्हें पता चले कि उनका हमसफ़र उनसे मोहब्बत करता है तो वो भी उससे बढ़कर उससे मोहब्बत करने लगती हैं।